चलो आज की क्लास का टॉपिक है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। आज की क्लास का टॉपिक क्या है? कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल कंजम्पशन गुड्स किसको बोलोगे आप? ऐसा कोई भी गुड्स जो हम कंज्यूम करने के लिए ला रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कंजम्पशन गुड्स। और दूसरा कैपिटल गुड्स किसको बोलेंगे? कैपिटल गुड्स किसको बोलेंगे? जो एज अ बिजनेस में एसेट्स यूज हो रहा है और जिसकी मदद से हम प्रॉफिट या प्रोडक्शन के प्रोसेस में जिसको हम यूज करते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में सीधा एक डिफरेंस बताते हुए ही सीधा उसको समझा देता हूं, ठीक है? कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। सबसे पहला मीनिंग कंजम्पशन गुड्स refers to those goods which satisfy the wants of the consumers directly। कंजम्पशन गुड्स मतलब कैसे गुड्स होते हैं? जो किसकी कंज्यूमर्स की जो रिक्वायरमेंट है, वांट है, उसको डायरेक्टली क्या कर देते हैं? सेटिस्फाई कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन गुड्स। और कैपिटल गुड्स किसको बोलेंगे? कैपिटल गुड्स आर दोस फाइनल गुड्स which help in production of other goods and services। दोनों की मीनिंग समझ में आई? कंजम्पशन गुड्स किसको बोलेंगे? कंजम्पशन गुड्स ऐसे गुड्स है जो डायरेक्टली किसी कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है? जैसे हम कुछ भी खाते हैं मार्केट से खरीद के, तो सब क्या है? कंजम्पशन गुड्स, ठीक है? और कैपिटल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिसका यूज करके हम दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं या कोई प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब क्या है? इसकी मदद से हम आपको क्या करें? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये सब क्या है? कैपिटल गुड्स है। लेकिन कैपिटल गुड्स की बात करो चाहे कंजम्पशन गुड्स की बात करो, दोनों ही क्या होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं। दोनों क्या होते हैं? फाइनल गुड्स। मतलब मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस बताया था। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस में रहते हैं बीच में, उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। फाइनल मतलब जो बन के रेडी हो जाते हैं, अब वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ जाते हैं। अब फाइनल गुड्स को क्लासिफाई किया जा रहा है दो पार्ट में, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स को क्लासिफाई किया जा रहा है, तो मैं इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं। कंजम्पशन गुड्स रिफर्स टू दोस फाइनल गुड्स, बोल सकता हूं इसको भी। हाँ, ये बोल सकते हैं कि कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों भी फाइनल गुड्स के ही दो टाइप्स है।
ऐसे फाइनल गुड्स जिसको हम कंज्यूम करने के लिए लेते हैं उसको कंजम्पशन गुड्स बोलेंगे, और ऐसे फाइनल गुड्स जिसको हम आगे और दूसरी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लेते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स। इसमें कहीं पे कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो मीनिंग के बाद अब आप आ जाओ प्रोडक्शन कैपेसिटी। बताओ, कंजम्पशन गुड्स का यूज करके आप कोई गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन अगर आप कैपिटल गुड्स का यूज करोगे तो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। और अगले वाले का क्या लिखेंगे? दे प्रमोट, मैं एक इसकी ना थोड़ी सी प्रमोट रमोट या वर्ड जो है ना अचानक हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करता है, तो मैं है ना इसका वर्डिंग चेंज कर रहा हूं। दे डू नॉट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां तक बात क्लियर है? कंजम्पशन गुड्स हेल्प करता है क्या प्रोडक्शन? नहीं, फाइनल कैपिटल गुड्स करता है। उसके बाद तीसरा है एक्सपेक्टेड लाइफ। अब आप लोग खुद मेरे को बताओ किसकी लाइफ ज्यादा होगी? कैपिटल गुड्स की लाइफ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो एज अ एसेट यूज कर रहे हैं, और कंजम्पशन गुड्स तो लाए वो तुरंत या फिर नियर फ्यूचर में कंज्यूम हो जाएगा। क्लियर है? लिमिटेड लाइफ, that is less than 1 year or expected life इसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो 1 साल से ज्यादा होती है नॉर्मली। क्लियर है मेरी बात? डिमांड, या नेचर ऑफ डिमांड। नेचर ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ डिमांड का मतलब होता है, एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ, नहीं क्या हो गया? हाँ ठीक है, लो ना, रुको। नेचर ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ डिमांड, जो कंजम्पशन गुड्स की डिमांड है ना वो कैसी होती है मालूम है? डायरेक्ट डिमांड होती है। डायरेक्ट डिमांड होती है, जबकि कैपिटल गुड्स की डिमांड कैसी होती है? डिराइव्ड डिमांड। इसका मतलब कंजम्पशन गुड्स की डिमांड जो है डायरेक्ट डिमांड होती है। नहीं, जो कैपिटल गुड्स है उसकी डिराइव्ड डिमांड होती है। इसका मतलब यह है, समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। रोनित की पापड़ बनाने की फैक्ट्री है। क्या बनाने की फैक्ट्री है? पापड़।
रोनित मार्केट में पापड़ बेचता है, तो जब मार्केट में पापड़ जाता है बिकने के लिए, तो जो पापड़ है वो क्या है, कंजम्पशन गुड्स है कि कैपिटल गुड्स है? लोग खरीद के खा लेते, कंज्यूम हो गया। अब रोनित जो पापड़ बनाते हैं ना, मस्त पापड़ बनाता है, खूब बिक रहा है मार्केट में, ठीक है। तो पापड़ किससे बनता है? मशीन से। एक मशीन है रोनित के पास, उस मशीन का यूज करके वो क्या बनाता है? पापड़। अब इस मशीन की जो कैपेसिटी है ना, एक दिन में 1000 पापड़ बनाने की कैपेसिटी है। इस मशीन की जो कैपेसिटी कितनी है? एक दिन में 1000 पापड़ बना सकते हैं। मतलब एक महीने में कितना पापड़ बनाएगा? अगर 30 दिन लूं तो 30,000 पापड़ बना सकता है। तो मार्केट में अगर पापड़ की डिमांड बढ़ेगी तो रोनित पापड़ बना बना के बेचते जाएगा। तो कंजम्पशन गुड्स की तो डायरेक्ट डिमांड है, डायरेक्ट मतलब लोग पापड़ मांगेंगे सीधा। रोनित के पास आके मशीन को तोड़ के ले जाते, कहते यही मशीन से पापड़ बन रहे, दो उसका नट निकाल के दो, मैं खाऊंगा। ऐसा करते हैं क्या? नहीं ना। मतलब अगर मार्केट में रोनित के पापड़ की डिमांड बढ़ गई तो रोनित एक और मशीन खरीदना पड़ेगा कि नहीं उसको? तो लोगों ने किसकी डिमांड बढ़ाई? पापड़ की, जिसके कारण रोनित को काहे की डिमांड बढ़ाना पड़ा? मशीन की। तो इसलिए जो कंजम्पशन गुड्स होता है उसकी डायरेक्ट डिमांड होती है, और जो कैपिटल गुड्स होता है उसकी डिराइव्ड डिमांड होती है। डिराइव्ड मतलब किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट होना। तो ये मशीन की डिमांड किसके कारण बढ़ गई? पापड़ ज्यादा बिक रहे इसलिए। आई बात समझ में? डिराइव्ड डिमांड को इनडायरेक्ट डिमांड भी बोल सकते हैं। पापड़ बिक रहे हैं, पापड़ बनाने के लिए मशीन की जरूरत है, मशीन खरीदने रोनित जाएगा वहां पे। आई बात समझ में? यह है डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स का। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है योगेंद्र, शिमाइल, रोनित? जो कंजम्पशन गुड्स होता है ना, उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, लिमिटेड लाइफ होती है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि 1 साल से कम, है ना। और जो कैपिटल गुड्स होती है ना, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ, मतलब उसका जो लाइफ स्पैन है वो नॉर्मली 1 साल से ज्यादा होता है। क्लियर है? चलो, अब कंजम्पशन गुड्स के भी बहुत सारे छोटे छोटे टाइप्स होते हैं। अगर पेपर, अच्छा टाइप्स में जाने के पहले मेरे को ये बोलना है, अगर पेपर में आ गया कंजम्पशन गुड्स क्या होता है बताओ, कैपिटल गुड्स क्या होता है बताओ, या दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा तो आप लोग सिमिलरली ऐसे लिख के आ जाना। अगर कंजम्पशन गुड्स का मतलब पूछ दिया तो क्या करोगे? जो ये चारों पॉइंट दिख रहे ना, यही चारों पॉइंट को आप लोगों को पैराग्राफ टाइप का बना के या पॉइंट वाइज लिखकर आना है। ये उसका मीनिंग है। क्लियर है? चारों बातें लिखी हुई होनी चाहिए। कैपिटल गुड्स पूछ दिया, यही चारों बातें लिखकर आनी है। मतलब आप मेहनत एक चीज के लिए कर रहे हो, लेकिन आपको काम बहुत सारा। ऐसा नहीं कि डिफरेंस बिटवीन अलग याद करने बैठ रहे हो, उसकी मीनिंग अलग याद करने बैठ रहे हो, ऐसा नहीं। एक चीज याद करो, सब काम एक साथ हो जाएगा। अब कंजम्पशन गुड्स जो है उसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कंजम्पशन गुड्स फर्दर डिवाइडेड फॉलोइंग कैटेगरीज। मतलब कंजम्पशन गुड्स की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। अब नाम लिखूंगा तो आप लोग समझते जाओगे। पहला, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो ज्यादा टाइम तक रहता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोलते हैं। जैसे मोबाइल, ठीक है, यहां पर मोबाइल जो है हम इसका यूज करके कोई गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? नहीं ना, लेकिन हम इसको यूज कर रहे हैं, ज्यादा समय तक हमारे पास रहेगा, कंज्यूम कर रहे हैं।
तो ये हमारे लिए क्या है, ड्यूरेबल गुड्स। घर की टीवी, घर के पंखे, घर का रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल। दूसरा, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, फैन, एटसेट्रा। उसके बाद आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स मतलब, एक होता है ड्यूरेबल गुड्स जो थोड़े लंबे समय तक रहता है, लेकिन सेमी ड्यूरेबल गुड्स मतलब ये जो मैं लिख रहा हूं ना अभी, कंजम्पशन गुड्स के बारे में लिख रहा हूं, लेकिन हमारी एक बात कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है यहां पे। एक हमारी बात यहां पर क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट। कौन सा वाला, एक्सपेक्टेड लाइफ वाली। कंजम्पशन गुड्स की लाइफ लिमिटेड होती है, लिमिटेड तो होती है, लेकिन ये वर्ड लिखना गलत होगा, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, लाइफ लिमिटेड होती है, ये बोल सकते हैं कि लाइफ छोटी रहती है, लेकिन हम इससे कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस नहीं करते। अब मोबाइल में खरीदा तो क्या 1 साल में खत्म हो जाएगा, ये नहीं ना, लेकिन इससे मैं कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, तो मेरे लिए कंजम्पशन गुड्स है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो हम यूज करते, कंज्यूम करते, लेकिन उतने नहीं चलते जितने ड्यूरेबल चलते हैं। क्या है ये, कपड़ा। क्या है, कपड़ा, सेमी ड्यूरेबल हो गया। ठीक है, क्लोथ्स, और क्या आएगा सेमी ड्यूरेबल में, बताओ। क्लोथ आ गया, और घर में यूज होने वाली क्रॉकरी वगैरह, कप। कप क्या लाते हो एक दिन में फोड़ देते हो, 4-5 महीना चल जाता है ना। क्रॉकरीज, क्रॉकरी, और जूता चप्पल, फुटवेयर्स, एटसेट्रा। ये सब कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, सेमी ड्यूरेबल। तीसरा, सेमी ड्यूरेबल के बाद आता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल मतलब जो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, मतलब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसमें क्या आता है, मिल्क, ब्रेड, एटसेट्रा। बहुत सारा ऑप्शन है, सब्जी वब्जी सब आ जाता है। उसके बाद लास्ट में आता है सर्विसेज। सर्विसेज, अभी तो बात किसकी हो रही है, गुड्स की, अब बात किसकी हो रही है, सर्विसेज की। सर्विसेज जैसे टीचर की सर्विस हो गई, डॉक्टर की सर्विस हो गई, है ना। टीचर, डॉक्टर, सीए, एटसेट्रा, इनकी सर्विस हो गई। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, कंज्यूमर गुड्स के, कंजम्पशन गुड्स के केस में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब मैंने बताया था, इन गुड्स की मदद से हम दूसरे गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये गुड्स की लाइफ नॉर्मली ज्यादा ही होती है। ठीक, इनकी डिराइव्ड डिमांड होती है, यही सारी बातें हमने देखा था। ठीक, इसके बाद कैपिटल गुड्स में एक चीज याद रखना, कैपिटल गुड्स, मेरे को डिफरेंस बिटवीन में 1-2 पॉइंट और बढ़ाने का मन कर रहा है, बढ़ा दूं। डेप्रीसिएशन की अगर मैं बात करूं, कहे कि डेप्रीसिएशन की, तो बताओ कैपिटल गुड्स में डेप्रीसिएशन लगेगा कि कंजम्पशन गुड्स पर लगेगा, कैपिटल में। डेप्रीसिएशन यहां लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद
ऐसा कौन सा गुड्स है जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहता है और जो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर रहता है? हाँ, नहीं, वो वाली बात ही नहीं करते, छोड़ो। मतलब प्रोडक्शन वो दूसरे दूसरे तरीके का मैं सोच रहा हूं, वो छोड़ो, उसके बात ही नहीं करते अपन। अब मैं इसके बाद बात कर रहा हूं रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट कौन से गुड्स को रिप्लेस किया जाना चाहिए टाइम आने के बाद? कंजम्पशन गुड्स की कैपिटल गुड्स? रिप्लेसमेंट कैपिटल गुड्स एक टाइम पे उसको आप रिप्लेस करोगे कि नहीं? कंजम्पशन गुड्स को भी रिप्लेस करना पड़ता है, तो यहां पे डिफरेंस वाला पॉइंट तो नहीं बन सकता, रिप्लेसमेंट मैं यहां नहीं ले रहा हूं, ठीक है। चलो इतने पॉइंट आप लोग याद रखो, बाकी और कोई जरूरत नहीं है समझने की। मोबाइल अगर आप बिजनेस में यूज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन लगाओगे, घर पे यूज कर रहे हो तो जबरदस्ती उसमें कोई डेप्रिसिएशन लगा के करोगे भी क्या, है ना। कोई पर्सनल यूज की अगर एसेट है तो हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते। तब हम, अगर मोबाइल आप बिजनेस में यूज कर रहे हो तो अब हम उसको कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में ला सकते, तब आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ। तो ये है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कंजम्पशन गुड्स क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या होता है। हाँ, ब्रेड बनाने के लिए हाँ, तो कंजम्पशन टूट जाए, हाँ। फाइनल गुड माना जाए। फाइनल गुड्स का ही तो टाइप है, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट नहीं मानेंगे, यहां पे लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के भी और टाइप होते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात ही नहीं कर रहे। नहीं, इंटरमीडिएट का और सब डिवीजन नहीं किया हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगर कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में आ गया लिखने के तो लिख लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक आप लोगों से मैं कुछ पूछते जा रहा हूं, मेरे को बताना ना। सिमाइल कूलर बंद कर दो ना। मैं कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों से, मेरे को बताना। बताओ, अगर मैं कार यूज कर रहा हूं, कार, अगर क्या है मेरे पास, कार, तो मैं कार को कब फाइनल बोलूंगा और कब फाइनल बोलूंगा और कब इंटरमीडिएट बोलूंगा, पहली चीज, ठीक है। और दूसरा, कार को अगर मैं फाइनल बोल रहा हूं तो फाइनल में भी कंजम्पशन कब बोलूंगा और कैपिटल कब बोलूंगा, बोलो। पहले कार को फाइनल कब बोलेंगे और इंटरमीडिएट कब बोलेंगे? अपने यूज के लिए ले रहे हैं। नहीं, अगर आप कार के डीलर हो, कार को आप किस लिए ले रहे हो? रीसेल करने के लिए, एज अ डीलर ले रहे हो। तो आपके लिए कार क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड। लेकिन अगर आप कार यूज करने के लिए ले रहे हो तो आपके लिए क्या बनेगी? वो फाइनल। अब अगर कार को आप घर के यूज में ला रहे हो, फॉर पर्सनल यूज,
और कार का अगर मैं बैठा बैठा के ओला टाइप चला रहा हूं सबको इधर उधर, तो बिजनेस। मतलब मैं कार का बिजनेस है ना, क्या बोलते, कैब सर्विस अगर चालू करवा दिया तो बिजनेस यूज में आ गया। आई बात समझ में। कार के बाद अगर मैं बात करता हूं क्लोथ्स की, क्लोथ कपड़ा, क्लोथ, बोलो, कपड़ा, ये कब कंजम्पशन गुड्स कहलाएगा, कब फाइनल गुड्स कहलाएगा, और कब क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट किस में आएगा? चलो एक एक करके पूछ रहा हूं। सबसे पहले उसको फाइनल या इंटरमीडिएट कब बोलेंगे? हाँ ठीक है। हम्म। कपड़े का या मैन्युफैक्चरर हूं मैं, मतलब कपड़ा, जैसे सौम्या ने बताया कि कपड़ा मैं लिया उसको सिल के बेच रहा हूं, तो सब कपड़ा मेरे लिए क्या है, इंटरमीडिएट। या मैं रेडीमेड कपड़े का व्यापारी हूं, खरीद के बेच रहा हूं, मतलब एज अ बिजनेस अगर मैं यूज करूंगा, एज अ क्लोथ डीलर बोल सकता हूं, एज अ क्लोथ मर्चेंट। तो मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। फाइनल गुड्स कब कहलाएगा? मैं उसके लिए अगर मैं पहनने के लिए खरीदा, घर के यूज के लिए, तो इसका जवाब मेरे को योगेंद्र देगा। फाइनल गुड्स में क्लोथ कैपिटल गुड्स कब कहलाएगा? हाँ, क्या आपका बोलना है? आप क्या बोलते हो शिमाइल? क्लोथ को हम फाइनल गुड्स में कैपिटल वाला कब मानेंगे? हाँ, आप बोलो आदित्य। कैपिटल गुड्स में नहीं होगा, होगा? आप बोलो। रीयूज कैसे होगा? आप बोलो। किराए से कपड़े देते हैं ना, किराए से कपड़े देते हैं तो भाई एज अ इन्वेस्टमेंट, हाँ हाँ बोल सकते हैं कि वो कैपिटल के नेचर में चला गया। ठीक, एक ये ऑप्शन हो गया। और दूसरा, हाँ, तो कुछ कुछ भी बोलना है, मतलब बोलना है क्या? अगर सुनो 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 सुनो, अगर जैसे सौम्या बोल रही है कि कपड़ा सिलने के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट, लेकिन साल के आखिरी में कुछ अनसोल्ड स्टॉक रह गया, मतलब एक साल से ज्यादा रह गया, तो वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? इंटरमीडिएट से उठ के फाइनल। मतलब कपड़ा सील रहे थे, रात का 12 बज गया और अगला साल लग गया। आई मेरी बात समझे? तो आधा इस साल में आधा काम रह गया ना, तो वो कौन से कैटेगरी में चला जाएगा? फाइनल गुड्स। मतलब अगर कपड़ा का व्यापारी है, अगर कपड़ा बेचने के लिए खरीदा है वो, तो कपड़ा बेचने के लिए खरीदा है तो वो इंटरमीडिएट है, लेकिन उसके साल के आखिरी में अनसोल्ड स्टॉक रह गया, नहीं बिका कपड़ा। इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है ना, नॉर्मली इंटरमीडिएट गुड्स को हम किस लिए कब मानते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स जो खरीद के बेचने के लिए, बना के बेचने के लिए लिया हुआ है, लेकिन साल के आखिरी में अनसोल्ड स्टॉक रह गया, तो वो क्या बन जाएगा? फाइनल गुड्स। और कहां पर चला जाएगा वो? फाइनल गुड्स में भी कैपिटल नेचर में जाएगा। क्लियर है? इफ रिमेन अनसोल्ड, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर। क्लियर है? चलो कपड़े के बाद और पूछूं? शुगर, शुगर
शक्कर, बोलो। शक्कर आई, चीटी भी लग गई, देख रहे हो। बोलो, शक्कर को कब हम फाइनल बोलेंगे, कब कंजम्पशन वाला बोलेंगे, कब कैपिटल वाला बोलेंगे, कब क्या बोलेंगे, बोलो। चाय बनाने वाला अगर शक्कर खरीदता है तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स की फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। चाय वाला, ठीक है। चाय वाला अगर शक्कर खरीदता है तो उसके लिए शक्कर क्या है, इंटरमीडिएट। हाँ, इंटरमीडिएट है। लेकिन साल के लास्ट में शक्कर बच गई, यूज नहीं हो पाई, तो क्या कहलाएगी वो। और अगर शक्कर आप घर में चाय बनाने के लिए ला रहे हो तो पर्सनल यूज। आई बात समझ में। उसके बाद एक लास्ट, सर्विसेज। सीए की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, टीचर की सर्विसेज, ये कौन से कैटेगरी में जाएगी, फाइनल की इंटरमीडिएट। फाइनल, सॉरी, कंजम्पशन, हाँ फाइनल की इंटरमीडिएट, ठीक तो पूछ रहा हूं। सर्विसेज, बोलो योगेंद्र। अगर सीए, डॉक्टर, इसकी सर्विसेज अगर आप ले रहे हो बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट है। और पर्सनल यूज यहां पर आएगा नॉट एप्लीकेबल। किसी और की सर्विस लेके आप थोड़ी और कुछ गुड्स से सर्विस बना पाओगे क्या, नहीं ना, वो कैपिटल गुड्स के नेचर में नहीं जाता वो। ये समझ में आया आप लोगों को, फाइनल गुड्स किसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। ये कुछ एग्जांपल्स थे। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसका मतलब कोई बता सकता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, चलो पहले अपन इसका मतलब जानते हैं। यहां पे मेन आप लोगों को ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना, अगले चैप्टर में ये वर्ड बहुत काम आने वाले हैं। एक वर्ड कौन सा है, ग्रॉस, और दूसरा वर्ड कौन सा है, नेट। एक वर्ड है ग्रॉस और दूसरा कौन सा है, नेट। कोई चीज ग्रॉस से अगर नेट बन रही है तो उसके पीछे किसका हाथ है, डेप्रिसिएशन का हाथ है। एक बात समझ में, अगर कोई चीज ग्रॉस नेचर की है और वो क्या बन जा रही है, नेट, तो किसका हाथ है उसमें, डेप्रिसिएशन का। तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, अगर डेप्रिसिएशन ग्रॉस में, अगर आप डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, माइनस, तो वो क्या बन जाएगी, नेट। और अगर आप ग्रॉस में, सॉरी उल्टा, अगर आप नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हो, डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, तो वो क्या बन जाएगा, ग्रॉस। इसमें किसी को कोई डाउट है। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, नेट, और नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम तो अभी ग्रॉस और नेट की बात की ना, अब मेरा ये पूछना है इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है,
इन्वेस्टमेंट मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट की अगर डेफिनेशन आ गई तो आप लोग क्या लिखोगे? इन्वेस्टमेंट मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन और एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। बस इतनी बड़ी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के केस में आप लोगों को दो नाम सुनने को मिलेंगे। एक मिलेगा नाम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा नाम मिलेगा नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा क्या मिलेगा? नेट इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट कैसे बनेगा? तो सिंपल सी बात है, तो मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, या फिर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आप लोगों को ऊपर ही बता दिया है। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब अगला सवाल यह है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है? आदित्य, डेप्रिसिएशन मतलब क्या? ठीक है, एसेट का वैल्यू घटना मतलब डेप्रिसिएशन। किस कारण से एसेट की वैल्यू घटती है? हाँ, डेप्रिसिएशन मैं बताऊं, डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू, पहला वियर एंड टियर, ऑब्सोलिसेंस, तीसरा पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है। किसका? ऑब्सोलिसेंस मतलब अप्रचलित होना। जैसे पहले मोबाइल, अप्रचलित नहीं समझते, अरे ट्रेंड से बाहर हो जाना। जैसे पहले 3G मोबाइल्स आते थे, तो 3G मोबाइल आने के बाद 4G मोबाइल जब से आना चालू हो गया, 3G मोबाइल की रेट ऐसे ही मार्केट में डाउन हो गई। अब 4G मोबाइल जो थे मार्केट में, अब 5G मोबाइल आ गए, तो 4G मोबाइल कोई नहीं खरीदता। अब आज के डेट में आप मोबाइल लेने जाओगे तो कौन सा लोगे? 4G मोबाइल की पूरी डिमांड कम, मतलब वैल्यू भी कम। तो ऑब्सोलिसेंस मतलब अब वो चीज आज के समय के हिसाब से काम नहीं है, अब उसकी डिमांड भी नहीं है मार्केट में, ठीक है। अप्रचलित होना, प्रचलन में ना होना, ट्रेंड से बाहर हो जाना। पैसेज ऑफ टाइम मतलब नया का नया सामान ला के रखे रहो, 1 साल बीत जाएगा ना, नहीं भी यूज करोगे तो भी वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा वियर एंड टियर, अब मैं मोबाइल चला रहा हूं, यहां पे स्क्रैच हो गया, कुछ हो गया, तो भाई वियर टियर गिर गया, स्क्रीन फूट गई, तो क्या है? टूट फूट होने के कारण भी वैल्यू कम हो जाती है। तो किसी भी एसेट की वैल्यू का कम होना मतलब क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। क्लियर है? अब डेप्रिसिएशन को हम एक नाम से और जानते हैं, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। Depreciation is also called as
कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कभी कभी आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाओगे ना, आगे आने वाला है, तो उस केस में आपको डेप्रिसिएशन वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया, क्या क्या बताया अभी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में पहले इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन या फिर एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कब बोलेंगे? जब नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं पड़ा रहेगा तो अपन उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। नेट इन्वेस्टमेंट कब बोलेंगे? जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम क्या माइनस कर देंगे? डेप्रिसिएशन, तो क्या बन जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, ऑब्सोलिसेंस, पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन और किस नाम से जाना जाता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में इतनी सारी बात ध्यान में रखने वाली है। फिर एक आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन याद करना पड़ेगा, छोटा सा डिफरेंस बिटवीन है, डेप्रिसिएशन क्या होता है और कैपिटल लॉस क्या होता है। काय का डिफरेंस देखना है? डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। difference between depreciation and capital loss, difference between depreciation and capital loss, basis डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। तो सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की। मीनिंग, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ fixed assets due to wear and tear, comma, obsolescence and passage of time। और कैपिटल लॉस क्यों होता है? कैपिटल लॉस से आप लोग क्या समझते हो? कैपिटल लॉस मतलब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाना जिसको जो आपके कंट्रोल में नहीं है और जिसके कारण आपकी एसेट खत्म हो गई। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज हो गए, ठीक है, आग लग गई जिसके कारण आपकी मशीनरी जो है पूरी खत्म, जल गई। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस मतलब होता है, इट मींस loss in value of assets due to unforeseen circumstances, that is फायर हो जाना, या फिर उसके बाद थेफ्ट, अर्थक्वेक एटसेट्रा। ये समझ में आया? इसके बाद मीनिंग हो गया। मीनिंग के बाद प्रोविजन। प्रोविजन मतलब ये एक अकाउंटिंग टर्म है। प्रोविजन मतलब क्या है? एक अकाउंटिंग टर्म है। अकाउंटिंग टर्म मतलब जब आपको कोई लॉस होने वाला है और आपको पहले से पता है हाँ ये होने वाला है, तो आप अकाउंटिंग जब करोगे ना तो प्रॉपर उसका है ना एक प्रोविजन बनाओगे। क्या बनाओगे? प्रोविजन।
लेकिन ऐसा कोई लॉस जो आपको पता नहीं है होने वाला है लेकिन अचानक हो गया, जैसे डेप्रिसिएशन पता है ना होगा कि नहीं पता है होगा, लेकिन कैपिटल लॉस वो तो अचानक बहना कभी भी हो सकता है। तो प्रोविजन बनाने की जब बात आएगी तो प्रोविजन इज मेड और नो प्रोविजन इज मेड। आ रही बात समझ में? उसके केस में प्रोविजन नहीं बनाया जाता, इसके केस में प्रोविजन बनाना पड़ता है। उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस डेप्रिसिएशन लगने के कारण आपका जो प्रोडक्शन का काम चल रहा है वो रुक जाता है क्या? नहीं, लेकिन अचानक अगर कोई कैपिटल लॉस हो गया उसके कारण प्रोडक्शन का हैम्पर होगा। ठीक, इट डज नॉट हैम्पर्स प्रोडक्शन प्रोसेस, इट हैम्पर्स प्रोडक्शन प्रोसेस। आई बात समझ में? तो ये डिफरेंस बिटवीन हो गया किसका किसका, डेप्रिसिएशन का और कैपिटल लॉस का। अब मैं अगला टॉपिक जल्दी से करा रहा हूं, कराऊं कि नहीं कराऊं? अगले टॉपिक का नाम है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कराऊं कि नहीं कराऊं? अगला टॉपिक है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ध्यान से सुनना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि टैक्स जो होता है ना, टैक्स वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम अभी यहां पे बात किसकी कर रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के नाम के आगे नेट वर्ड क्यों लगा है? तो समझना पहले, एक गवर्नमेंट होती है, हमारी जो गवर्नमेंट है ये हम है। हम जो भी मार्केट में गुड्स या सर्विस खरीदते हैं या हम गुड्स और सर्विस अवेल करते हैं, तो उस गुड्स और सर्विस के बदले गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है? टैक्स लेती है। उस टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? जीएसटी। हम जो भी गुड्स या सर्विस लेते हैं उससे हमसे गवर्नमेंट क्या लेती है? उसके ऊपर गुड जीएसटी लेती है, इनडायरेक्ट टैक्स लेती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को टैक्स मिला कि नहीं मिला? मिला। और गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है तो गवर्नमेंट कभी कभी हमको क्या देती है मालूम है? सब्सिडीज देती है। क्या देती है? सब्सिडीज क्या होता है? सब्सिडीज जो होती है ना, कुछ असिस्टेंस होती है। असिस्टेंस मतलब गवर्नमेंट हमको सहायता देती है। वो अमाउंट छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो एक हाथ से गवर्नमेंट हमसे क्या ले रही है? टैक्स। और दूसरे हाथ से गवर्नमेंट हमको क्या दे रही है? सब्सिडीज। तो जब टैक्स की अमाउंट में हम सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं तो जो बची हुई अमाउंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आ रही बात समझ में? तो मैं इसको अगर मैं डायग्राम के फॉर्म में बताऊं, डायग्राम नहीं फॉर्मूले के फॉर्म में बताऊं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। आई बात समझ में? बस इसमें और इससे ज्यादा कुछ जानने के लायक नहीं है हमारे। ठीक है, गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है? इनडायरेक्ट टैक्स लेती है और हमको क्या देती है? सब्सिडीज देती है। अब इसमें मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है टैक्स imposed by government on
प्रोडक्शन और सेल और रेंडरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। और सब्सिडीज, सब्सिडीज किसको बोलेंगे? सब्सिडीज इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू हाउसहोल्ड एंड फर्म्स आर कॉल्ड सब्सिडीज। क्लियर है मेरी बात? तो ये हो गया आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया तो क्या लिखोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्लियर है? अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स आर टैक्स विच आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन और सेल्स और रेंडरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक शिमाइल? और सब्सिडीज मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आर कॉल्ड सब्सिडीज। ठीक है? इसके बाद एक चीज आती है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तो इसको अपन देखेंगे अगले एपिसोड में। ठीक है? क्योंकि आज आप लोगों को देख के लग रहा है कि एकदम आप लोग एग्जॉस्ट हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई, तो मैं अभी क्लास को यहाँ पे रोक रहा हूं, इसके बाद का फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।